तो दोस्तों तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम एडवांटेज ऑफ एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू के हवाले से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू होती क्या है, किस तरीके से निकलती है। ठीक है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपके पास आपको प्रोजेक्ट होना चाहिए आपका, कि उसके प्रोजेक्ट का कितना कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होगा, और कितने साल के लिए आप जो इस प्रोजेक्ट को रखना चाहोगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास नंबर्स ऑफ ईयर्स भी हैं। ठीक है, और प्रोजेक्ट भी है। ठीक है, और प्रोजेक्ट की आउटफ्लोज भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भाई प्रोजेक्ट का जो पहला आउटफ्लो है, दूसरे बाकी जो है वो इनफ्लो है। ठीक है, क्योंकि पहला माइनस में, बाकी सब प्लस में है। तो यानी कि और यहाँ पे 0 ईयर लिखा है, यानी कि उस ईयर में हमने इन्वेस्टमेंट की है 700 की, और फिर जो है 1 साल के बाद हमें 500 का रिटर्न आया, 2 साल के बाद हमें 300 का रिटर्न आया, फिर हमें 100 रुपये का रिटर्न आया। ठीक है, और अब हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, CF1 यानी कि जो पहले साल का रिटर्न है, CF2 दूसरे साल का रिटर्न, CF3 तीसरे साल का रिटर्न। ठीक है, वैक होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको हम कहते हैं, या इन शॉर्ट वैक। ठीक है, फिर है मल्टीप्लाई बाय एन, यानी कि ये पावर है, पावर एन, यानी कि कौन से भी ईयर के लिए कर रहे हो तो वही ईयर का नाम आएगा। ठीक है, पीरियड एन इज इक्वल टू टाइम, नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम पीरियड लिख लेते हैं, पीरियड। तो लेट मी जस्ट क्लियर इट ऑल। अब इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं। ठीक है, जैसे अब पहले आउटफ्लो रिकॉर्ड करते हैं, -700 ये आउटफ्लो आ गया। ठीक है, फिर आउटफ्लो, फिर इसको आउटफ्लो को प्लस करेंगे हम। ठीक है, इसको मैं इसकी साइन सही कर देते हैं। आउटफ्लो को हम फिर प्लस कर देंगे, और फिर ये वाला फॉर्मूला लगाते जाएंगे। ठीक है, जैसे CF1 क्या है, CF1 है 500। ठीक है, तो 500 आ गया, उसको हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस, लेट सपोज के वैक जो है हमारा 6% है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो 1 + 6%, और फिर हमारा जो है ऊपर पावर आ जाएगी। पावर कितने साल का है ये 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इसी तरीके से प्लस करेंगे, और फिर हम पूरा जो है आगे भी लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से 300, क्योंकि अब 300 आ रहा है, और 300 फिर इसको हम जो है डिवाइड कर देंगे वही 1 + 6% से। इसी तरीके से हम जो है 100 का भी करेंगे। ठीक है, तो बहरहाल मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि किस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। आज की इस वीडियो का हमारा फोकस है कि हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करें। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले इनके एडवांटेजेस पे। तो पहला एडवांटेज ये कि ये डज कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बाकी जो इसके मुकाबले में जो बाकी इवैल्यूएशन करने के तरीके हैं प्रोजेक्ट्स को, जैसे IRR आ गया, MIRR हो गया, या पे बैक पीरियड, या डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंट पे बैक पीरियड नहीं, वो कंसिडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, पे बैक पीरियड, सिर्फ पे बैक पीरियड। ठीक है, तो पे बैक या ARR, एनुअल आई मीन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते, ये करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है कि जैसे जैसे पैसे ही टाइम गुजरता जाता है, उस पैसे की वैल्यू जो है वो डिक्लाइन होती जाती है या डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। तो ये उस कॉन्सेप्ट को कंसीडर करता है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखो तो हम जो है वो टाइम को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे टाइम आ रहा है। ठीक है, तो हम टाइम को कंसीडर कर रहे हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है, टेक्स द कैश फ्लो इनटू अकाउंट रेदर देन द अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब जो हमारा एक मेथड था ARR, ठीक है, दैट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो उसमें क्या था, वो अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट से वो जो है रिजल्ट्स निकालता था, तो वो जो है असली कैश फ्लो को कंसिडर नहीं करता था। ठीक है, अकाउंटिंग प्रॉफिट को कंसिडर करने से ये होता है कि आपके पास कोई ऐसे प्रॉफिट्स भी शुमार हो जाते हैं जिनके अगेंस्ट आपको अभी तक कैश नहीं मिला हुआ होता। ठीक है, जैसे अगर हमने क्रेडिट पर सेल्स की तो सेल्स रेवेन्यू हमारे यहाँ पे, सेल्स रेवेन्यू के अगेंस्ट हमने एक अकाउंट रिसीवल्स खोला हुआ है, तो वो एक्चुअल कैश नहीं है। ठीक है, वो रिसीव होना है, वो हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग एनुअल आई मीन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग प्रॉफिट को हम लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये हमें एक्यूरेट फिगर्स नहीं देता। ठीक है, तो इसमें ये एडवांटेज है कि ये अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को नहीं लेता, बल्कि एक्चुअल कैश फ्लो को लेता है। ठीक है, एंड गिव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। अब जितने भी वैल्यूएशन करने के तरीके हैं, जैसे IRR है। ठीक है, IRR है, पे बैक पीरियड है। ठीक है, और ARR है। ठीक है, इसके अलावा दीगर जितने भी इवैल्यूएशन करने के तरीके हैं, उसमें से सबसे बेस्ट जो है ना वो नेट प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू को जो है सबसे बेस्ट माना जाता है। तो अगर कोई भी ऐसा MCQ आ जाए और कोई भी आपसे पूछे कि भाई सबसे बेहतर कौन सा, तो NVP है। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू।
अब हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। जो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी लोगों को हर्डल से गुजरना पड़ता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मे नॉट रिमेन द सेम, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन के साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। पॉजिटिव एनवीपी ओनली पॉसिबल इन परफेक्ट मार्केट, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव एनवीपी का क्या सीन है कि अगर प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन के बाद या एनवीपी आपका पॉजिटिव आ जाता है तो उसका मतलब कि ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल की कैटेगरी में है, ठीक है। और अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो फिर आपने उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करना, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनवीपी का सीन होता है। तो ये काफ़ी उस वक्त पॉसिबल होता है जब आपके पास परफेक्ट कैपिटल मार्केट हो rather than a controlled capital market, ठीक है। So this is it. Thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.